नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और लेकर के हाजिर अपना खास कार्यक्रम नेशन एट 9, जिसके जरिए आप तक पहुंचाएंगे हर राज्य से जुड़ी अहम खबर। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि खेल जगत की दुनिया में क्या है खास, इसके अलावा फिल्मी दुनिया में क्या है, और साथ ही साथ बात होगी राजनीति से जुड़ी हर हलचल की। नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह और एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत। नेशन एट 9 में तमाम खबरों पर तफसील से करेंगे बात। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। तो खबरों की शुरुआत में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी आज 5वें रोजगार मेले के तहत 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रोजगार मेले का ये संस्करण 22 राज्यों में 45 केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी 45 जगहों के इन युवाओं को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। ये नियुक्तियां केंद्रीय सरकारी विभागों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में की जा रही हैं। देश भर से चयनित इन युवाओं को अलग अलग सरकारी विभाग के पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने पिछले साल अक्टूबर में रोजगार मेला योजना की शुरुआत की थी और पहला रोजगार मेला 22 अक्टूबर 2022 को, दूसरा मेला 22 नवंबर 2022 को और तीसरा मेला 20 जनवरी 2023 और चौथा मेला 13 अप्रैल 2023 को आयोजित किया गया था। अब तक रोजगार मेले में 2,88,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा जा चुका है। अगली खबर झारखंड से है, जहां आज झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी से जुड़े एक मामले की सुनवाई होने वाली है। राहुल गांधी पर साल 2018 में कांग्रेस अधिवेशन में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इस मामले में रांची सिविल कोर्ट द्वारा जारी नोटिस पर हाईकोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है। मामले की सुनवाई जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में होगी। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय पेश होंगे। बीजेपी नेता नवीन झा ने आरोप लगाया था कि 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान चाईबासा में राहुल गांधी ने बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल ने कहा था कि बीजेपी में ही कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में नहीं। अगली खबर दिल्ली से, जहां कर्नाटक में सीएम को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीती रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर केंद्रीय पर्यवेक्षक सुशील शिंदे ने मुलाकात की। पर्यवेक्षकों ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर कर्नाटक के विधायकों की राय से संबंधित रिपोर्ट मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। वहीं सोमवार रात शिव कुमार के भाई और कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष खड़गे के आवास पर मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार को पार्टी आलाकमान ने सरकार गठन पर आगे की चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया था। सिद्धरमैया सोमवार दोपहर दिल्ली पहुंचे, लेकिन शिव कुमार ने अपना दौरा रद्द कर दिया था। माना जा रहा है कि डीके शिव कुमार के दिल्ली आने के बाद आज सीएम के नाम का ऐलान किया जा सकता है। कर्नाटक की बात कर रहे हैं, जहां सीएम की रस्साकशी के बाद आज डीके शिव कुमार सुबह 10 बजे बेंगलुरु से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे, जहां कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री पद के लिए जोरदार लॉबिंग के बीच कांग्रेस नेतृत्व ने बीते दिन चर्चा के लिए शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को दिल्ली बुलाया था। सिद्धारमैया सोमवार दोपहर दिल्ली पहुंचे, लेकिन शिव कुमार के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंतिम समय में इसे आने से इनकार कर दिया गया। आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटों में से 135 सीट जीतकर शानदार वापसी की है कांग्रेस ने, लेकिन अब मुख्यमंत्री के सामने चुनौती है। अगली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता पर सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया। कल तक कांग्रेस के साथ नहीं जाने का दावा करने वाली ममता बनर्जी के सुर भी बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकसभा की 200 सीटों पर लड़े तो हम समर्थन को तैयार है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में होगी, वहां उनकी पार्टी उसका समर्थन करेगी। ये पहली बार है जब बनर्जी ने आगे की चुनावी लड़ाई में विपक्षी एकता के लिए संभावित रणनीति पर तृणमूल कांग्रेस के रुख को लेकर स्थिति साफ की है। ममता बनर्जी ने कोलकाता में कहा कि जहां भी कांग्रेस मजबूत है उन्हें लड़ने दीजिए, हम उन्हें समर्थन देंगे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन उन्हें अन्य राजनीतिक दलों का भी समर्थन करना होगा। उन्होंने कहा कि हालांकि समर्थन हासिल करने के लिए कांग्रेस को अन्य दलों का भी समर्थन करना होगा। अब बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करते हैं, जो सीधी और खंडवा जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में वर्चुअली तौर से जुड़े। सीधी में 155 और खंडवा में 150 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी जोड़ों को वर्चुअली संबोधन कर मंगल भविष्य की कामना की। सीएम शिवराज ने कहा कि ये मेरे लिए खुशी की बात है और सीधी खंडवा जिले में मेरी भांजियों की शादी हो रही है।
इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में महिलाओं के लिए निकाली जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। कहा कि लाडली बहना योजना के जरिए गरीब बहनों के खाते में पैसे पहुंचेंगे। इससे अब उन्हें किसी भी तरीके से पैसों की मांगने की किसी से भी जरूरत नहीं होगी। और अब बात करते हैं दिल्ली सरकार की। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के बाद भी केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद थमा नहीं है। फैसले के 24 घंटे के भीतर दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से शीर्ष कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए केंद्र पर अधिकारी के स्थानांतरण के आदेश को लागू नहीं करने का आरोप लगाया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ के समक्ष पेश होकर दिल्ली सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले को सामने रखा। उन्होंने केंद्र सरकार पर अधिकारी के तबादले के आदेश को लागू नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है और ऐसे में ये अदालत की अवमानना का मामला हो सकता है। वहीं इस मामले पर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात होगी उत्तराखंड की, जहां पुष्कर सिंह धामी काशीपुर में बीजेपी के नए ऑफिस पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद सीएम धामी ने जसपुर, गदरपुर, बाजपुर और काशीपुर विधानसभा क्षेत्रों के लिए 355 करोड़ की 113 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इस मौके पर सीएम धामी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आज हमारी पार्टी दुनिया के सबसे बड़े संगठन के रूप में उभरी है तो इसके पीछे करोड़ों कार्यकर्ताओं का समर्पण, श्रद्धा, विश्वास और कड़ी मेहनत है। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के निर्देश में देश में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। इधर वैश्विक स्तर पर एक सशक्त, सामर्थ्य और आत्मनिर्भर देश के रूप में पहचान हासिल कर रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के बीच एकता को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सोरेन ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए खड़गे को बधाई भी दी। सोरेन ने एक ट्वीट में कहा, आज नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मुलाकात की और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत पर उन्हें बधाई दी। बैठक के दौरान आदरणीय खड़गे जी के साथ मौजूदा और भविष्य के राजनीतिक परिदृश्य पर भी चर्चा हुई। बता दें कि पिछले हफ्ते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रांची में सोरेन से मुलाकात की थी और कहा था कि उनकी बातचीत 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए एकजुट विपक्ष बनाने पर केंद्रित है। अगली खबर मणिपुर से है, जहां 10 विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। ये सभी आदिवासी समुदाय से संबंधित है। इन 10 विधायकों ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मणिपुर राज्य से अलग होने की मांग की है। इन विधायकों का कहना है कि राज्य सरकार आदिवासियों की रक्षा करने में बुरी तरीके से विफल है। इसमें 7 बीजेपी, 2 कुकी पीपल्स अलायंस, 1 निर्दलीय विधायक शामिल है। अभी कुछ दिन पहले मणिपुर में हुई हिंसा ने पूरे देश को विचलित किया था। इसके पहले 3 मई को मणिपुर सुलग उठा था। दरअसल 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये रैली मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के मांग के खिलाफ निकाली गई थी। और अब खबरों में रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह के 5000 करोड़ के चावल घोटाले पर बयान दिया है। उन्होंने इसे बेबुनियाद और उनकी सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र करार दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी नेता हताश है, अब उनके पास राज्य सरकार पर झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने के षड्यंत्रों के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए सीएम बघेल ने आगे कहा कि देश में मोदी सरकार ने नोटबंदी भी लागू की थी और कहा था कि इससे कालाधन खत्म हो जाएगा, लेकिन काले धन का आज तक अता पता नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हार के बाद बीजेपी नेता बौखलाए हुए हैं। आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ में ईडी ताबड़तोड़ कार्रवाई करेगी। बात होगी हरियाणा की, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो लगातार जन संवाद श्रृंखला कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल जन संवाद कार्यक्रम के तहत सिरसा के बड़ी गांव पहुंचे, जहां सीएम मनोहर लाल ने कालावांडी की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही सीएम ने 36 करोड़ की लागत से 4 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। परियोजनाओं के जरिए क्षेत्र का विकास होगा, नागरिकों को सुविधाओं का लाभ मिलेगा। सीएम ने मुख्य कार्यक्रम में मौजूद जनता से संवाद भी किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जो लोग पर्ची पर अपनी समस्याएं लिखकर लाए, उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान होगा और इसमें समय लगेगा तो साफ तौर पर बताया जाएगा, लेकिन इसे टाला किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा।
चलिए खबरों में फिर से रुक करते हैं झारखंड का। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज झारखंड के दौरे पर जा रहे हैं। अगले 4 दिनों तक वो झारखंड में ही प्रवास करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत संघ शिक्षा वर्ग के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। गौरतलब है कि आज शाम 4 बजे लोहरदगा में आयोजित संघ शिक्षा वर्ग में आरएसएस प्रमुख शामिल होंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत लोहरदगा में 19 मई तक रहेंगे। चलिए खबरों में रुख करेंगे बिहार की ओर, जहां उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत पर पहली बार बयान दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव का परिणाम ये दिखाता है कि विपक्ष की एकजुटता से उन्हें जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव के साथ हम सब विपक्षी एकता पर काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि हनुमान जी बीजेपी से नाराज हैं और कर्नाटक का चुनाव नतीजा बताता है कि हनुमान जी बीजेपी से बहुत नाराज हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ से। मिशन 2023 में जुटी छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए कर्नाटक चुनाव के नतीजों में तगड़ा झटका दिया है और ऐसे में छत्तीसगढ़ बीजेपी के शीर्ष पदाधिकारियों ने अपनी रणनीति में परिवर्तन के लिए तैयारी की है। छत्तीसगढ़ में अपनी रणनीति के तहत 100 परिवारों से मिलने के लिए महासंपर्क अभियान शुरू करने की रणनीति बनाई गई है। 1 जून से इस अभियान की शुरुआत होगी और इस अभियान की छत्तीसगढ़ में क्या रूपरेखा होगी, इस पर 16 मई को छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर मंथन करेंगे। यानी कि आज वो मंथन करेंगे और सभी जिला और राज्य स्तर के अधिकारियों के साथ रणनीति साझा करेंगे। प्रदेश बीजेपी के महामंत्री विजय शर्मा ने बताया कि तमाम कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित है, उसी के अनुसार बीजेपी आगे बढ़ रही है। चलिए बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां सुप्रीम कोर्ट फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर रिलीज के खिलाफ याचिका पर आज सुनवाई करेगा। फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार के केरल हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी। आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी पर प्रतिबंध के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जहां कोर्ट सुनवाई कर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने ये फिल्म कहते हुए बैन लगा दिया कि इससे राज्य की शांति व्यवस्था भंग हो जाएगी। इसके साथ ही तमिलनाडु ने फिल्म को आधिकारिक रूप से बैन नहीं किया है, लेकिन इसे राज्य में कहीं भी दिखाया नहीं जा रहा। आपको ये भी बता दें कि फिल्म की कहानी धर्मांतरण पर आधारित है। द केरल स्टोरी केरल के उन हिंदू महिलाओं की कहानी है जिन्हें धर्मांतरण के सूर्य ले जाया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। अगली खबर तेलंगाना से, जहां असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तेलंगाना में बीजेपी सरकार के आने का दावा किया है। तेलंगाना बीजेपी प्रमुख बंदी संजय द्वारा आयोजित हिंदू एकता यात्रा को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि तेलंगाना में 5 महीने में राम राज्य आएगा। तेलंगाना में जल्द ही रजाकारों का शासन खत्म होगा और राम का शासन आएगा। रजाकारों को उन स्वयंसेवकों के रूप में संदर्भित किया जाता है जिन्होंने हैदराबाद राज्य के भारत में विलय का विरोध किया था। असम के सीएम ने आरोप लगाया कि केसीआर सरकार के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार ने 9 साल केवल सत्ताधारी परिवार और अल्पसंख्यकों को खुश करने में लगा दिए। सीएम हेमंत ने दिल्ली शराब घोटाले में उनके नेताओं की कथित संलिप्तता को लेकर बीआरएस पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी और बीआरएस ने मिलकर जनता का पैसा हड़प लिया है। अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने गोरखपुर में मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दरबार लगाया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के इलाज में आर्थिक सहायता के प्रार्थना पत्रों को जल्द से जल्द शासन में भेजने का निर्देश भी जारी किया। उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों का इलाज बेहतरीन अस्पतालों में कराया जाएगा। इसके लिए मरीज की कमजोर आर्थिक स्थिति बाधा नहीं बनेगी। इस दौरान सीएम योगी ने जनता दरबार आए लोगों की समस्याओं को सुना, निराकरण का भरोसा दिया। अब बात दक्षिण की करते हैं, जहां पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर मुख्यमंत्री स्टालिन ने राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के तहत भूमि सर्वेक्षण और स्थलाकृति विभाग के लिए 922 युवाओं को नौकरी नियुक्ति आदेश पत्र बांटे। खबर केरल के कोच्चि से, जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कोच्चि निगम के खिलाफ मार्च निकाला और जोरदार प्रदर्शन किया है। वहीं बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और बैरिकेडिंग लगाकर कार्यकर्ताओं को रोका। दरअसल बीजेवाईएम का आरोप है कि मौजूदा वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े मुद्दों के लिए निगम कोच्चि जिम्मेदार है।
और अब अगली खबर राजस्थान से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी नेता वसुंधरा राजे से सांठगांठ के आरोपों को खारिज कर दिया है। कर्नाटक चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद गहलोत ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि वसुंधरा राजे से पिछले 15 वर्षों में उनकी मुश्किल से 15 बार बात हुई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों ने धौलपुर में दिए गए उनके बयान का गलत मतलब निकाला। साथ ही उन्होंने वसुंधरा राजे पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने तो मेरे कामों को रोकने का ठेका ले रखा है। दरअसल धौलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा था कि जब पायलट गुट के उनके खिलाफ बगावत की थी, तब बीजेपी नेता वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल ने उनकी सरकार बचाने में मदद की थी। गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात हो गया पंजाब की, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि राज्य में आगामी खरीफ सीजन के दौरान धान की बुवाई को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। सीएम ने कहा कि पंजाब के बहुमूल्य भूजल को बचाने के लिए राज्य भर में धान की सीधी बिजाई करने वालों के लिए बिजली की आपूर्ति 20 मई से शुरू हो जाएगी। डीएसआर तकनीक से बुवाई करने वाले किसानों को सम्मान राशि के तौर पर राज्य सरकार प्रति एकड़ 1500 रुपए देगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों की धान के बीज और सब्जियों की समेत सिंचाई की आम जरूरतों के लिए हर रोज 4 घंटे बिजली आपूर्ति दी जाएगी। इसके लिए सुबह और शाम के लिए वक्त निर्धारित भी होगा और किसानों को मोबाइल पर सूचना भी दी जाएगी। धान की बुवाई के वक्त किसानों को प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे बिजली की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित की जाएगी। खबरों में रुक करते हैं गोवा की ओर, जहां कांग्रेस महासचिव श्रीनिवास खलप ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पर आदतन झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा है कि महादेई जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साल 2010 में अपने कार्यकाल के दौरान किया था, न कि सावंत के पिछले कार्यकाल में इसका निर्माण हुआ है। कांग्रेस महासचिव श्रीनिवास खलप ने कहा कि आदतन झूठे प्रमोद सावंत अब दावा करते हैं कि गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान महादेई जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। वास्तविकता यह है कि इसे नवंबर 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के तहत तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था और उन्होंने कहा कि महादेई जल विवाद न्यायाधिकरण के गठन सहित सभी प्रमुख नीतिगत फैसले उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए थे। चलिए खबरों में एक बार फिर से रुख करते हैं महाराष्ट्र की ओर, जहां शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुझे लगता है कि सरकार अवैध है और अगर कोई सरकारी अधिकारी सरकार के आदेश को मानता है तो यह गैर कानूनी होगा। आने वाले दिनों में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बता दें कि राउत के खिलाफ सरकार और लोगों के बीच वैमनस्य बढ़ाने के आरोप में मुंबई के नाका पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 505A(b) के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये एफआईआर राउत के खिलाफ पुलिस और जनता के बीच कलह को बढ़ाने के आरोप में दर्ज की गई है। अगली खबर तेलंगाना से। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा तेलंगाना के करीमनगर पहुंचे, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम शर्मा ने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा और कहा कि हम राज्य में मदरसे बंद करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि सीएम बनने के बाद असम में मैंने 600 मदरसे बंद किए हैं और इस साल 300 मदरसे और बंद करूंगा। हम मदरसे नहीं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी चाहते हैं। आपको बता दें कि जनवरी में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि हम मदरसों में सामाजिक शिक्षा देना चाहते हैं और मदरसों में पंजीकरण की व्यवस्था शुरू करना चाहते हैं। हम इस पर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ काम भी कर रहे हैं और वो राज्य सरकार की मदद भी कर रहे हैं। जंतर मंतर पर 23 दिनों से धरना दे रहे पहलवान इस मामले को वैश्विक मंच पर ले जाने की तैयारी में जुट गए हैं। मामले में आज वो राष्ट्रपति को पत्र भी सौंपेंगे। ऐसे में ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि हमने ओलंपिक्स में खेलने वाले विदेशी पहलवानों से समर्थन मांगा है। साथ ही मदद के लिए एक हेल्पलाइन भी जारी की है, जिस पर मिस्ड कॉल कर लोग हमारे समर्थन कर सकते हैं। वहीं विनेश ने कहा कि हमें 21 मई की समय सीमा तय हुई है। और एक बार फिर से खबर महाराष्ट्र से। आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच करने वाले एनसीबी के पूर्व चीफ समीर वानखेड़े पर रिश्वत की डिमांड करने का आरोप लगा है। सीबीआई के एक गवाह केपी गोसावी ने कहा कि समीर ने क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को नहीं फंसाने के लिए शाहरुख खान से 25 करोड़ की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद खुद गोसावी ने 18 करोड़ में जेल फकीर की थी, जिसमें से गोसावी ने 50 लाख रुपए कमीशन के तौर पर लिए थे। बता दें कि सीबीआई ने समीर के खिलाफ एफआईआर कराई है और एफआईआर के मुताबिक
पूर्व एनसीबी चीफ के इशारे पर गोसावी ने आर्यन खान मामले में 25 करोड़ रुपए की मांग की थी और इसके बदले भरोसा दिया गया था कि आर्यन खान को ड्रग्स मामले में नहीं फंसाया जाएगा। साथ ही सीबीआई ने इस मामले में समीर वानखेड़े के अलावा एनसीबी के अधिकारी बीवी सिंह, आर्यन खान, ड्रग्स मामले में तत्कालीन जांच अधिकारी आशीष रंजन, केपी गोसावी और इनके एक सहयोगी डिसूजा को भी आरोपी बनाया है। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक 16 मई को ब्रसेल्स में होनी है। वाणिज्य मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस बैठक में राजनीतिक प्रौद्योगिकी, डिजिटल संपर्क, स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। बयान के मुताबिक वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी बैठक में शामिल होंगे। यूरोपीय संघ की अगुवाई उसके कार्यकारी अध्यक्ष डोम्ब्रोवस्की और वेस्टिगर करेंगे। अगली खबर फिर से महाराष्ट्र के अकोला से है, जहां जिले द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर दो गुटों के बीच में हुई हिंसा में एक इलेक्ट्रीशियन की मौत हो गई। हिंसा के मामले में पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में लिया है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। जिलों के एसपी और कमिश्नर को ऐसे में सतर्क और संवेदनशील रहने का आदेश दिया है। बता दें कि अकोला की इस घटना में 2 पुलिस वालों समेत 8 लोग जख्मी हुए हैं। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस महकमे को हिंसा वाले कई इलाकों में धारा 144 भी लगानी पड़ी थी और इस हादसे के बाद इस इलाके में 36 घंटे तक इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी थी। उल्लास गायकवाड़ की दोनों गुटों की तरफ से हो रहे पथराव में दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है। द केरल स्टोरी फिल्म को लेकर जहां सियासी घमासान जारी है, तो वहीं अब जम्मू और कश्मीर में मेडिकल छात्रों के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। इसके बाद 5 मेडिकल छात्र घायल हो गए हैं। इसे लेकर मेडिकल के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। इस बीच पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार हिंसा भड़काने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अनुरोध किया है कि मामले में संज्ञान लें, दोषियों को सजा दिलाएं। वहीं घटना के बाद एसएसपी ने भी मामले की जांच की बात कही। दरअसल इस पूरे मामले में जम्मू के राजकीय मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और खबरों में अब रुक करेंगे पंजाब का। जालंधर उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी होते ही पंजाब विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश के लोगों को जोर का झटका दिया है। राज्य में घरेलू बिजली के दाम में प्रति यूनिट 80 पैसे तक का इजाफा करने के प्रस्ताव को नियामक आयोग ने मंजूरी दे दी है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिजली के नए टैरिफ चार्ज तय कर दिया गया है। नया टैरिफ आज से लागू हो जाएगा। नए टैरिफ में घरेलू, व्यवसायी और औद्योगिक बिजली दरों में बढ़ोतरी के साथ साथ प्रति महीने फिक्स चार्ज में भी इजाफा किया गया है। इसी बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया है कि बिजली के बड़े दाम राज्य सरकार की 600 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना को प्रभावित नहीं करेंगे और बढ़ी हुई दरों का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। चलिए इसी के साथ नेशन एट 9 में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे और नीदा को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिएगा।